चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ ना दिखे। वो अपने मुंह से जो भी शब्द निकाल रहा था गूंजकर वापस उसके पास ही लौट रहे थे। ये मैं कहाँ हूँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मोहिनी, तुम कहाँ हो? उसने इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कोई नजर नहीं आया। मोहिनी, तुम कहाँ हो? अगले ही पल उसको किसी के कदमों की आहट आना शुरू हुई। देखते ही देखते वो आहट तेज होती चली गई और मोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मोहिनी! वो भागकर उसके गले लग गया और उसको ऐसा लगा मानो जहां की सारी खुशियां उसे मिल गई हो। तभी मोहिनी की आंखें लाल लाल चमक उठी और उसके दांत भी खूंखार हो गए। उसके सांसों की आवाज सुनकर राजवीर चौंक पड़ा। इससे पहले कि उससे अलग होता, मोहिनी ने उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। राजवीर! तेज आवाज में राजवीर को पुकारती हुई मोहिनी नींद से जागी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और दिमाग घूम रहा था, ये सोचकर कि जिस राजवीर को देखे बगैर एक दिन भी उसे गवारा नहीं है, वो सपने में एक पिशाच बनकर उसका खून कैसे पी रही है। ये मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा राजवीर मुझसे दूर हो जाएगा। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 3 बज रहे थे। उसके बाद उसे दोबारा नींद नहीं आई। उसने राजवीर को कॉल लगाया तो उसने रिसीव नहीं किया। फिर उसने मैसेज छोड़ दिया कि सुबह मैसेज मिलते ही राजवीर उसको आकर मिले। सुमित्रा, तुमने मुझे जिंदा तो कर दिया, लेकिन अब तुमको जल्दी एक मांगलिक लड़की को भी ढूंढना है जिसका खून पीकर मैं अपनी सारी शक्तियां वापस पा लूंगा। मेरी जान, फिक्र क्यों करते हो? मैं उस लड़की को बहुत जल्द तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। सुबह आंख खुलते ही राजवीर को मोहिनी का मैसेज मिला। उसने नाश्ता किया और फिर उसके घर के लिए निकल गया। वहां पहुंचने पर उसने पाया कि मोहिनी अपने घर के लॉन में बैठी हुई है। राजवीर! वो उठकर राजवीर के गले लग गई, लेकिन राजवीर ने उसको खुद से अलग कर दिया और झुंझलाते हुए बोला, ये क्या ड्रामा है तुम्हारा? रात के 3 बजे मैसेज करके बोलती हो कि सुबह होते ही मिलने चले आऊं। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? राजवीर, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। अरे, सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो सपना आने पर ऐसे डर जाओगी। क्या हो गया है तुमको? तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुझे माफ करना मोहिनी। मैंने तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटी कास्ट की लड़की, ऊपर से मांगलिक, वो कभी भी तुम जैसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। तो तुमने क्या कहा फिर? तुमने कोशिश नहीं की उनको समझाने की? इस पर राजवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग व्हाट यू गेव मी, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहकर राजवीर वहां से चला गया और मोहिनी बूत बनी खड़ी रह गई। उसको यकीन नहीं हुआ कि जो राजवीर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, वो इस तरह एक झटके में उससे अपना रिश्ता खत्म करके चला गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने पलंग पर लेटी हुई वो बस अपने तकिए को आंसू से भिगोए जा रही थी। कब दोपहर हुई और दोपहर से शाम उसको कुछ पता ही नहीं चला। मौसम खराब हुआ और जोरों की बिजली कड़की, जिसने उसके दिल को अंदर तक दहला दिया। तभी एक कुत्ते के भौंकने की तेज आवाज ने उसके शरीर को पूरी तरह से कंपा दिया। वो घर से बाहर निकली और उस पर झुंझलाने लगी। चुप हो जाओ। तभी फिर से बिजली कड़की और कोई बहुत तेज रफ्तार के साथ वहां से गुजरा। एक ही पल में उसने कुत्ते को झपट लिया। यह देखकर मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते को झपटने वाली एक लड़की थी। ये सुमित्रा थी, जो कि इस समय अपने पिशाचनी वाले अवतार में कुत्ते के पास बैठी उसका खून चूस रही थी। मोहिनी का शरीर थर थर कांप रहा था। सुमित्रा कुत्ते को ठंडा करने के बाद खड़ी हुई और मोहिनी से बोली, तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह खूंखार बन सकती हो। उसके बाद ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम जिस इंसान को भी चाहोगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे दूर रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। मोहिनी के दिल में एक अजीब सा डर था।
वो बस टुकुर टुकुर सुमित्रा को देख रही थी। मुझे पता है इतनी जल्दी तुम कोई भी फैसला नहीं ले पाओगी। मैं तुमको कल तक सोचने का समय देती हूँ। ये कहकर सुमित्रा हवा के झोंके की तरह आंखों से ओझल हो गई और मोहिनी सोचती रह गई कि जो भी उसने देखा कहीं वो सपना तो नहीं था। फिर उसकी नजर सामने पड़े कुत्ते पर पड़ी और वो गहरी सोच में डूब गई। मेरी जान, मैंने मेरा काम कर दिया है। उस मांगलिक लड़की को ढूंढ लिया है जो हमारे जाल में आसानी से फंस सकती है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब कल तक का इंतजार और करना है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार जरूर कर लेगी। मोहिनी पूरे दिन यही सोच रही थी कि जो भी उसने रात देखा वो सब आखिर कैसे एक ही पल में हो गया। आखिरकार शाम ढल गई और अंधेरा हो गया। मोहिनी अपने घर के लॉन में बैठी हुई उसी लड़की के बारे में सोच रही थी जिसका उसे नाम तक नहीं पता था। तभी अचानक से हवा का झोंका आया। सुमित्रा ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तो क्या सोचा तुमने? तुम वैम्पायर बनने के लिए तैयार हो? मेरा एक सवाल है, दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन तुम मुझे ये वैम्पायर बनने का इनविटेशन क्यों दे रही हो? तुम एक मांगलिक कन्या हो। मेरे मालिक जो कि ड्रैकुला हैं, उनको अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए एक मांगलिक लड़की का खून पीना है। तो फिर वो तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं, तुम्हारे खून की एक घूंट ही काफी है। विधि का विधान यही कहता है कि अगर एक वैम्पायर किसी इंसान का थोड़ा सा खून पीकर उसको जिंदा छोड़ दे तो वो भी वैम्पायर ही बन जाता है। मुझे मंजूर है। ये सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट झलक आई। वो उसको लेकर कुछ ही देर में उसी गुफा पर पहुंच गई जो कि रात के अंधेरे में बहुत ही भयानक लग रही थी। आओ मोहिनी, अंदर चलो। मोहिनी उसके साथ गुफा के अंदर बढ़ गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो ड्रैकुला मेरा खून चूसकर अपनी शक्तियाँ हासिल कर सकता है तो वो तो मेरे घर आकर जबरदस्ती भी कर सकता था। उसने तुम्हारे जरिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी मंजूरी इसलिए जरूरी थी कि तुम्हें वैम्पायर बनने से पहले एक विधि करनी पड़ेगी। मोहिनी को इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में वो दोनों उस ताबूत के पास पहुंच गई थी जिसके अंदर से ड्रैकुला जागा था। आ गई मेरी नई रानी, एक भयानक आवाज मोहिनी को सुनाई दी। सामने देखा तो वही ड्रैकुला एक दरवाजे से निकल कर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और दांत किसी भेड़िए के जैसे। उसे देखकर मोहिनी को अजीब सा डर लगने लगा। डरो नहीं मोहिनी, अब तो तुम भी वैम्पायर बनने वाली हो। वो देखो। सुमित्रा ने उसे दिखाया कि एक टीले पर खून से भरा कटोरा रखा हुआ था। फिर उसने बताया कि विधि के विधान के हिसाब से मोहिनी को यह खून का कटोरा पहले पीना पड़ेगा। उसके बाद ड्रैकुला उसका खून चूसेगा और वो वैम्पायर बन जाएगी। मोहिनी की हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो उस कटोरे को हाथ भी लगाए, लेकिन उसने आंखें बंद करके राजवीर को याद किया और फिर कटोरे को उठाकर एक ही सांस में पी गई। ये हुई ना बात मेरी रानी। ये कहकर ड्रैकुला तेजी से मोहिनी पर झपटा और उसके गर्दन में दांत गाड़ दिए। मोहिनी को इस वक्त इतना दर्द हो रहा था जिसे वो बयां भी नहीं कर सकती थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और आंखें बंद हुए जा रही थी। वो कब बेहोश हो गई उसको खबर तक ना हुई। फिर उस ड्रैकुला ने सुमित्रा से कहा, संभालो इसे। सुमित्रा ने मोहिनी को टीले पर लिटा दिया। ड्रैकुला बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उसका शरीर अकड़ने लगा और अजीब सी तेज चमक उसके शरीर में उत्पन्न हुई। और फिर उसकी आंखें तेज तेज चमकने लगी। मेरी शक्तियां मुझे वापस मिल गई। रात के तकरीबन 3 बजे राजवीर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे को सहला रहा है। वो हड़बड़ाता हुआ जाग उठा। कौन है? मैं हूँ डार्लिंग, तुम्हारी मोहिनी।
यहाँ तुम कैसे आई? क्या कर रही हो मेरे कमरे में? तुमको फेयरवेल किस देने आई थी? तभी मोहिनी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके दांत भी ड्रैकुला जैसे हो गए। उसे देखकर राजवीर का दिल दहल उठा और उसकी तेज चीख घर के बाहर तक गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद राजवीर अपने बेड पर मरा पड़ा था। उसके सिरहाने मोहिनी ड्रैकुला के साथ चिपक कर बैठी थी। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरी जान, तुमने तो बहुत कम खून पिया है, थोड़ा और पियो ना। क्यों नहीं मेरी रानी। ये कहकर ड्रैकुला और मोहिनी दोनों ने एक साथ राजवीर के शरीर पर हमला बोल दिया और उसका खून चूसने लगे।